प्रिय छात्रों, आज की क्लास में मैं आप लोगों के सामने राष्ट्रपति का निर्वाचन, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अभी हाल फिलहाल में होने वाला है और उसी के संबंध में आप लोगों को उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन वगैरह पुटअप होते हैं उसी के बारे में मैं आप लोगों के सामने जानकारी देने जा रहा हूँ। अब भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो आपका 2022 के अधिसूचना जारी हो चुकी है निर्वाचन आयोग के द्वारा कि रामनाथ कोविंद जो कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं और उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2022 को समाप्त हो रहा है। तो चूँकि भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, तो अब जब उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो उसी के संबंध में नए चुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग के द्वारा की जा रही है। तो अब उसी के संबंध में कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आधार पर किस तरीके से किया जाता है, आज उसी के संबंध में मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ। तो चाहिए तो आप हेडिंग बना सकते हैं 2022 राष्ट्रपति निर्वाचन। 2022 राष्ट्रपति निर्वाचन। अब ये जो 2022 का राष्ट्रपति का निर्वाचन है, इस राष्ट्रपति के निर्वाचन को संपादित कौन कराता है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इस राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर आपका संसद, जो भी आपके ये सभी चुनाव संपादित कराए जाते हैं वो सभी चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट संपादित। तो संपादित कौन करा रहा है? तो वो करा रहा है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। और इस निर्वाचन आयोग से संबंधित जो चर्चा की गई है वो संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत की गई है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या संसद, जो भी इससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई चुनाव होता है तो उस चुनाव का संचालन या अधीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो वो निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर ये जो वर्तमान राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो किस क्रम का होगा? तो वर्तमान राष्ट्रपति निर्वाचन। तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वो निर्वाचन आपका 16वें राष्ट्रपति हेतु किया जाएगा। 16वां राष्ट्रपति। तो इस तरीके से 2022 वाला जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वो 16वें राष्ट्रपति के संबंध में निर्वाचन चुनाव संपन्न होगा। अब यहाँ पर जो वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, इस रामनाथ कोविंद का जो कार्यकाल है वो आपका कब समाप्त हो रहा है? तो वो आपका समाप्त हो रहा है 25 जुलाई 2022 को। अब यहाँ पर एक पॉइंट बना सकते हैं कि वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद के कार्यकाल की समाप्ति, के कार्यकाल की समाप्ति। तो इनके कार्यकाल की जो समाप्ति हो रही है वो आपका 25 जुलाई 2022 को हो रही है। 25 जुलाई 2022 को। और इसी 25 जुलाई 2022 के पूर्व निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यक्रम की घोषणा की गई। अब निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम की घोषणा में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, तो अब यहाँ पर क्या आ जाता है, कार्यक्रम की घोषणा। और इस कार्यक्रम की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो इस कार्यक्रम की घोषणा निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई है। निर्वाचन आयोग। अब इस कार्यक्रम की घोषणा में क्या क्या शामिल हैं? तो अधिसूचना बुलाए जाने की तारीख, चुनाव हेतु अधिसूचना जारी करने की तारीख, अधिसूचना जारी करने की तारीख।
तो ये अधिसूचना जारी करने की तारीख 15 जुलाई 2022 है, 15 जुलाई 2022। उसके बाद से अब अगला पॉइंट आता है कि जाहिर सी बात है कि जब चुनाव की तारीख अधिसूचना घोषित कर दी गई तो उसके संबंध में नामांकन की तिथि भी निर्धारित की जाएगी। तो जो नामांकन की अंतिम तिथि है वो आपका 29 जून 2022 है, 29 जून 2022। यह चुनाव अधिसूचना जारी करने की तारीख 15 जून होगा, जुलाई नहीं, 15 जून 2022। ठीक। अब यहाँ पर नामांकन की अंतिम तिथि, तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की नामांकन की अंतिम तिथि क्या निर्धारित की गई है? तो नामांकन की अंतिम तिथि, नामांकन की अंतिम तिथि जो निर्धारित की गई है वो आपका है 2 जुलाई 2022। नामांकन की अंतिम तिथि 2 जुलाई 2022। मतलब जो भी कैंडिडेट पर्चा दाखिल कर दिया तो वो इस 2 जुलाई 2022 के भीतर वो कभी भी अपना नामांकन वापस ले सकता है। अब जब नामांकन वापस ले लेगा तब उसके बाद से निर्वाचन आयोग पर्चे की जांच करता है और जांच करने के पश्चात जो भी वैलिड है उसको मतदान हेतु वैलिड करार देता है और जो इनवैलिड वगैरह पर्चे होते हैं उसको अवैध करार देते हुए उनका निर्वाचन जो है या उनके पर्चे को अवैध घोषित कर देता है। अब मतदान की तारीख, मतदान की तारीख तो जो राष्ट्रपति के मतदान की जो तारीख निर्धारित की गई है वो है आपका 18 जुलाई 2022, 18 जुलाई 2022। अब 18 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति का मतदान संपन्न होगा। अब जब संपन्न होगा तो कुछ समय के पश्चात उसकी क्या कराई जाएगी? मतगणना कराई जाएगी। तो अब अगला कार्यक्रम में क्या शामिल हो गया? मतगणना की तारीख, मतगणना की तारीख। और ये जो मतगणना की तारीख है, ये मतगणना की तारीख आपका 21 जुलाई 2022 है, 21 जुलाई 2022। अब जब मतगणना हो गई तो मतगणना के पश्चात किसी कैंडिडेट को बहुमत प्राप्त हुआ और उसी बहुमत के पश्चात उसे राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाएगी। तो इस तरीके से मतगणना की तारीख 21 जुलाई और जिस भी कैंडिडेट को बहुमत प्राप्त हुआ उस बहुमत के आधार पर अब उसको क्या किया जाएगा? तो शपथ दिलाई जाएगी। तो शपथ समारोह की तारीख, शपथ समारोह की तारीख, और ये जो शपथ समारोह की तारीख होगी ये है आपका 25 जुलाई 2022। क्योंकि आपका अभी हमने बताया कि जो वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं इनके कार्यकाल की समाप्ति कब हो रही है? तो इनके कार्यकाल की समाप्ति 25 जुलाई 2022 को हो रही है। तो संविधान में ये चीज़ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो राष्ट्रपति का पद एक दिन के लिए भी खाली नहीं रखा जा सकता। तो इधर 25 जुलाई को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और इधर ये आपका 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करेंगे भारत के नए राष्ट्रपति। और जब ये शपथ ग्रहण करेंगे तो उस कंडीशन में रामनाथ कोविंद इनको अपनी सीट सुपुर्द कर देंगे। तो इस तरीके से ये निर्वाचन आयोग का जो आपका कार्यक्रम है वो सारे कार्यक्रम आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दिया। अब आते हैं कि आखिर राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे है। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में जो भी प्रक्रिया दी गई है वो प्रक्रिया आपका संविधान में दी गई है और संविधान के अनुच्छेद 54 में, संविधान के आर्टिकल 54 में, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लीजिए। तब उसके बाद से राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में मैं डिटेल व्याख्या आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। अब देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है
इसको मैं एरो मार्क के माध्यम से बताता हूं और उसके बाद से बताने के बाद से फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन संपादित किया जाता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है, इस निर्वाचन में एक निर्वाचक मंडल शामिल होता है। कौन शामिल होता है? एक निर्वाचक मंडल शामिल होता है। और इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में 3 लोग शामिल होते हैं, जिसको मिलाकर के निर्वाचक मंडल के नाम से जाना जाता है। और ये निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल हो गया? तो इस निर्वाचक मंडल में संसद, दूसरा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा आपका है केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और इस केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य में, चूंकि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 है और उस 8 केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के सदस्यों को निर्वाचक मंडल का हिस्सा बनाया गया है। अब वो 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का पार्ट हैं? तो वो आपका हो गया दिल्ली, दूसरा हो गया पुडुचेरी, और तीसरा हो गया आपका जम्मू कश्मीर, जो कि आपका 104वां संविधान संशोधन के तहत ये नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उदय में आया। हालांकि इस समय तो जम्मू कश्मीर राज्य की जो विधानसभा है वो भंग चल रही है। तो जब भंग चल रही है तो उस कंडीशन में जम्मू कश्मीर के विधायक नहीं हैं। तो वर्तमान राष्ट्रपति के निर्वाचन में जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा अस्तित्व में आ जाएगी, वहाँ इलेक्शन वगैरह हो जाएगा, तब उसके बाद से ये लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपना पार्टिसिपेट करेंगे। इसको लेकर के एक बहुत पहले केस हुआ था और वो केस था डॉक्टर खरे बनाम इलेक्शन कमीशन। और वो डॉक्टर खरे बनाम इलेक्शन कमीशन के जो केस था उसमें ये हुआ था कि राष्ट्रपति का जब निर्वाचन हुआ और जब राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ तो उस समय कुछ विधानसभा की सीटें क्या चल रही थी? खाली चल रही थी। और जब खाली चल रही थी और उसी दौरान राष्ट्रपति का निर्वाचन संपादित कराया गया, तो इसी को लेकर के कोर्ट में मामला दाखिल किया गया कि जो भी आपका विधानसभा की सीटें खाली थीं उस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाना एक तरीके से असंगत है। तब उसी में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन के संबंध में संविधान में ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के पश्चात कराया जाना चाहिए। तो अब उस कंडीशन में अगर संसद की कोई सीट खाली है या फिर विधानसभा की सीट कोई खाली है तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालेगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो आपका जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में वर्तमान में विधानसभा कार्यरत नहीं है या भंग की गई है। तो उस कंडीशन में यहाँ विधानसभा न होने की दशा में आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितनी भी सीटें होती हैं उन्हीं सीटों पर राष्ट्रपति के चुनाव का मतगणना वगैरह या चुनाव संपादित करा दिया जाता है। अब तो इस तरीके से निर्वाचक मंडल में आप लोगों ने देखा कि 3 लोग शामिल होते हैं। अब यहाँ पर है संसद। तो संसद में कौन शामिल है? तो संसद में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य में कौन कौन शामिल हो गया? तो संसद में आपका लोकसभा और राज्यसभा। और इन दोनों सदनों के क्या? तो इन दोनों सदनों के क्या शब्द आप लिखेंगे? निर्वाचित सदस्य। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अब आपकी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन आता है कि क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं?
संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं तो उस कंडीशन में आंसर क्या होगा, भाग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि आपने देखा कि यहाँ शब्द क्या लिखा है कि संसद के दोनों सदनों के क्या निर्वाचित सदस्य, यानी कि जो केवल जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं वही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन का हिस्सा नहीं होते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल नहीं है, निर्वाचक मंडल का कौन हिस्सा नहीं है, तो उसमें 3 ऑप्शन आपका ये दे देता है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और चौथा ऑप्शन आपके सामने दे देता है विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो उस निर्वाचक मंडल में सिर्फ ये 3 शामिल हैं, जबकि विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं माने जाते। तो उसी तरीके से जो भी निर्वाचित मेंबर हैं, लोकसभा या राज्यसभा के जो निर्वाचित मेंबर हैं वही राष्ट्रपति के निर्वाचन का पार्ट माने जाते हैं। इसी तरीके से प्रत्येक राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, अब जैसे कि कुल भारत में राज्यों की संख्या 28 है, तो उस 28 राज्य, कुल राज्य और कुल राज्यों की संख्या आपका क्या है 28। अब इस 28 राज्यों के विधानसभा में चुन करके जाता कौन है, तो विधानसभा में चुन करके जाते हैं आपके विधायक, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो भी विधायक निर्वाचित हैं वो सभी निर्वाचित विधायक राष्ट्रपति के निर्वाचन का हिस्सा माने जाएंगे या निर्वाचक मंडल का भाग माने जाएंगे। अब यहाँ पर भी आपका क्या शब्द आया है, निर्वाचित सदस्य। चूँकि राज्य विधानसभा में भी एक तरीके से राज्य का मुखिया राज्यपाल होता है और ये राज्यपाल जो होता है वो अपने राज्यों में मतलब वो सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है। तो इसमें भी राज्यों में भी आपका एक तरीके से मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, केवल और केवल कौन लेता है, तो निर्वाचित सदस्य। फिर वही चीज़ यहाँ पर आ गया कि केंद्र शासित प्रदेश और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और इस केंद्र शासित प्रदेश में ये तीनों निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अब आते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन में तो ये निर्वाचक मंडल हो गया, अब इसकी प्रक्रिया क्या है। तो ये जो निर्वाचक मंडल है, इस निर्वाचक मंडल का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल भी आप लोग जान लीजिए। तो ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 54, और इसी 54 में आपके निर्वाचक मंडल की व्याख्या की गई है। अब आते हैं निर्वाचन की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अब इस प्रक्रिया में 3 शब्द आपका दिया गया है, और वो 3 शब्द क्या है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। अब इसमें जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो किस आर्टिकल में दी गई है, तो आर्टिकल भी आप लोग जान लीजिए, और ये आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 55। और इस आर्टिकल 55 में आपके 3 शब्द आए हैं। जो अभी हमने शब्द यूज किया या जो लाइन यूज किया, उस लाइन के आधार पर हमने ये बताया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, तो पहला पॉइंट क्या निकल करके सामने आया, अप्रत्यक्ष रूप से। उसके बाद से दूसरा शब्द क्या निकल करके आया, तो दूसरा शब्द निकल करके आया आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। तो इस तरीके से राष्ट्रपति के निर्वाचन में 3 शब्द का प्रयोग आया। अब अप्रत्यक्ष जान लेते हैं कि अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है। तो ये अप्रत्यक्ष का मतलब होता है ऐसा मतदान जिसमें जनता डायरेक्ट रूप से भाग नहीं लेती। कभी भी आप ये नहीं सुने होंगे
कि हम लोग भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डालने जा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता। वो कैसे किया जाता है, तो वो जब भी किया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हो गया, तो अप्रत्यक्ष का मतलब हो गया कि ऐसा मतदान जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। यहाँ पर संसद में भी जनता चुन करके भेजती है, विधानसभा में विधायकों को भी जनता चुन करके भेजती है। उसी तरीके से यहाँ भी विधानसभा है तो यहाँ भी उसका चुनाव जो है जनता द्वारा ही किया जाता है। तो ऐसा मतदान जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं उसी को किस नाम से जाना जाता है, तो उसी को अप्रत्यक्ष मतदान के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं हम लोग आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, तो ये जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है इसको आप इस तरीके से समझिए कि जैसे संसद है तो संसद में पहुंचा कौन, तो संसद में जो भी प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुन करके गया वो क्या कहलाता है, सांसद कहलाता है। सांसद यानी कि आपका एमपी, सांसद यानी कि एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब ये जो सांसद चुन करके गए हैं ये सभी सांसदों का मत मूल्य, इन सभी सांसदों का मत मूल्य यानी कि वीवी यानी कि वोट वैल्यू। वीवी का मतलब क्या हो गया, वोट वैल्यू। तो ये सभी सांसदों का वोट वैल्यू क्या होता है, एक समान होता है। इनका वोट वैल्यू एक समान, मतलब वो छोटे राज्य का सांसद हो चाहे बड़े राज्य का सांसद हो, उन सभी सांसदों का वोट वैल्यू क्या होगा, एक समान होगा। अब ये जो है वोट वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या है, तो वोट वैल्यू निकालने का जो सांसदों का वोट वैल्यू निकालने का जो फार्मूला है वो आपका सभी राज्यों के विधायकों के कुल मत मूल्य। अगर फार्मूला आपको देखना है, फार्मूला ये जो फार्मूला है इसका सांसदों के वोट वैल्यू का, वो है कि सभी राज्यों के विधायकों का, सभी राज्यों के विधायकों का, सभी राज्यों के विधायकों का मतों का कुल मूल्य, मतों का कुल मूल्य मतों का कुल मूल्य बटे सांसद, बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। संसद में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। तो यही आपका क्या है, फार्मूला है। मतलब सांसदों का अगर वोट वैल्यू निकालना होगा तो इस सांसदों के वोट वैल्यू को निकालने के लिए सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य, मतलब जितने भी राज्य के विधायक हैं उन राज्यों के विधायकों का मत मूल्य जो होगा वो पूरा टोटल मिला करके। तो भारत में कुल कितने राज्य, तो 28 राज्य हैं और इस 28 राज्य में अलग अलग राज्यों में विधायकों की संख्या निर्धारित है। तो उन विधायकों, उन राज्यों के विधायकों का जो भी वोट वैल्यू का टोटल है वो टोटल ऊपर, और संसद में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। तो संसद में निर्वाचित सदस्यों की जो कुल संख्या है वो जैसे कि वर्तमान में संसद सदस्यों, लोकसभा में सदस्यों की संख्या आपका 543 और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 233, यानी कि यहाँ पर आपका 776 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा निकालना आप लोग निकाल लीजिएगा, अलग अलग राज्यों का विधायकों का मत मूल्य क्या है, अलग अलग है। तो वो अभी हम जब आपको आगे बताएंगे तो हो सकता है कि कुछ आपका क्लियर हो जाए। अब ये सांसद का वोट वैल्यू निकालने का फार्मूला हो गया। अब आते हैं विधायक के वोट वैल्यू का निकालना। विधायक का वोट वैल्यू, विधायक का वोट वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो ये जो निकाला जाता है वो राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या और राज्य की कुल जनसंख्या बटे में क्या हो जाएगा, तो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या।
निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, सदस्यों की कुल संख्या गुणे 1/1000। तो इस तरीके से विधायकों का जो वोट वैल्यू निकाला जाता है वो इस फार्मूला के माध्यम से कि राज्य की कुल जनसंख्या बटे विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या गुणे 1/1000। तो इस फार्मूले के आधार पे आपका विधायकों का वोट वैल्यू निकल आता है। तो इसी को आनुपातिक प्रतिनिधित्व के नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि सभी सांसदों का मत मूल्य क्या होता है, एक समान होता है। लेकिन ये जो विधायकों का मत मूल्य है, इन विधायकों का मत मूल्य जो है वो अलग अलग राज्यों के आधार पर निर्धारित है। और इन विधायकों का जो वोट वैल्यू है वो किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो अनुपात में आपका हो गया जनसंख्या का अनुपात। जनसंख्या का अनुपात मतलब जिस स्टेट की जनसंख्या का अनुपात ज़्यादा है उस स्टेट के विधायकों का मत मूल्य उतना ही अधिक माना जाएगा। अब जैसा कि आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश। तो जब उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के विधायक का मत मूल्य भी कितना होगा, अधिक होगा। तो वर्तमान में इस फार्मूले के आधार पर उत्तर प्रदेश के एक विधायक का जो वोट वैल्यू निर्धारित किया गया है वो एक विधायक का वोट वैल्यू कितना है, तो 208 है। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश के 100 विधायक अगर किसी व्यक्ति को अपना वोट देते हैं, राष्ट्रपति को अपना वोट देते हैं, तो 208 गुणे कितना हो जाएगा, 100। यानी कि उस राष्ट्रपति को कुल कितना मत प्राप्त हुआ, 20,800। या तो अगर आपको निकालना होगा तो उत्तर प्रदेश के एक विधायक का वोट वैल्यू कितना है, 208 है। तो 208 गुणे उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो वो है आपका 403। तो 208 गुणे 403 जितना भी आएगा वो उत्तर प्रदेश विधायकों का टोटल मत मूल्य हो जाएगा। जैसा कि आपने ऊपर देखा कि सांसदों का मत मूल्य निकालने के लिए क्या किया जाता है कि सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य, तो 403 गुणे 208, तो ये तो केवल यूपी का हुआ। और इसी तरीके से आपको 27 राज्यों के विधायकों का वोट वैल्यू निकाल करके कितनी वहाँ की सीटें हैं गुणा करके आपका टोटल यहाँ पर वो संख्या निर्धारित की जाएगी। अब जब जनसंख्या के अनुपात में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी है तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो न्यूनतम जनसंख्या के अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वो है आपका सिक्किम। और सिक्किम जो है एक विधायक का मत मूल्य जब न्यूनतम जनसंख्या का अनुपात रखता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के विधायक का मत मूल्य भी क्या होगा, कम होगा। तो जो आपकी इसकी वोट वैल्यू निर्धारित की गई है वो 7 है। और सिक्किम में कुल विधायकों की संख्या कितनी है, तो 32 है। तो 32 विधायक में अब 7 गुणे 32 बराबर जितना भी आया, 7 दूनी 14 और 7 के 21 से 22। तो इस तरीके से सिक्किम के कुल विधायकों का मत मूल्य मात्र कितना हुआ, 224 हुआ। तो इसी तरीके से आपका विधायकों का वोट वैल्यू निर्धारित किया जाता है और इसी चीज़ को किस नाम से जाना जाता है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि जनसंख्या का अनुपात क्या है। तो जनसंख्या के अनुपात में बेस किसको बनाया गया है, तो इसमें जनसंख्या के अनुपात में जो बेस बनाया गया है वो आपका 1971 की जनगणना को बेस बना करके ये सारी आपके विधायकों और सांसदों का वोट वैल्यू निर्धारित किया गया है। और उसमें ये भी कहा गया 84वां संविधान संशोधन में ये भी कहा गया कि इस 84वां संविधान संशोधन के तहत इस 1971 की जनगणना को 2026 ईस्वी तक आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन में बेस बनाते रहा जाएगा। तो 1971 की जनगणना का आपका कब तक चलता रहेगा, तो 2026 ईस्वी तक।
और 2026 में अब संशोधन किया जाएगा कि क्या उसी 1971 की जनसंख्या को बेस बनाया जाए या फिर 71 के बाद से 81 में जनगणना हुई होगी, 91 में हुई होगी, 2001 में, 2011 में और 2021 में। तो जब अगर ये 1971 का डाटा चेंज होता है तो उस कंडीशन में आपका वोट वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि 1971 में जनगणना कुछ और रही होगी जनसंख्या हर स्टेट की, और 71 के बाद से जनगणना में काफ़ी वृद्धि हुई। तो उस कंडीशन में अगर 71 चेंज होगा तो आपके वोट वैल्यू पर भी चेंज होना लाजमी है। तो इस तरीके से आपका ये राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया होती है। अब इसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति समझ लीजिए। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब होता है कि जैसे कि अगर 3 कैंडिडेट खड़े हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो उस राष्ट्रपति के निर्वाचन में अब उसमें तीनों कैंडिडेट को सभी विधायक और सांसद अपने वरीयता के अनुसार अपना मत देते हैं। वरीयता के अनुसार का मतलब मान लीजिए कि A, B, C 3 कैंडिडेट राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, तो अब उसमें हमारी जो पहली पसंद है वो कौन सी है, तो पहली पसंद हमारी C है, तो हमने C को क्या कर दिया, अपनी प्रथम वरीयता का मत दे दिया। A जो है वो हमारा सेकंड चॉइस है और C जो है B जो है हमारी थर्ड चॉइस है। तो उस कंडीशन में ये सभी सांसद और विधायक अपने प्रेफरेंस के अनुसार या चॉइस के अनुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय करके अपना मतदान करते हैं। अब जब ये मतदान करते हैं तो इस तरीके से मतदान हो गया, तो जो सबसे कम मत प्राप्त किया रहता है जो सबसे कम मत प्राप्त किया है उसके कम मतों का, जो उसने प्रथम वरीयता का जो भी मत प्राप्त किया है उसके प्रथम वरीयता के मत को द्वितीय वरीयता जो सेकंड पोजीशन पे है उसके मतों को उसमें क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से जब कुल पड़े मतों का 50% + 1 अगर वो प्राप्त कर लेता है तो उसे बहुमत मान लिया जाता है और उस कंडीशन में उसे बहुमत के आधार पर उसे राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाती है। अब इस पर ये एक तरीके से आपका टोटल क्या हो गया, निर्वाचक मंडल हो गया, निर्वाचन प्रक्रिया हो गया। अब इस राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में जो आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2 क्वेश्चन तो हमने आपको यहीं पे बता दिया एक्सप्लेन करके। अब जैसे कि कोई भी निर्वाचन होता है तो उस निर्वाचन में क्या निर्धारित किया जाता है, तो उस निर्वाचन में जमानत राशि निर्धारित की जाती है। अब ये जो जमानत राशि निर्धारित की जाती है तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो जमानत राशि निर्धारित की गई है वो आपका 15,000 रुपये निर्धारित की गई है। मतलब जो भी कैंडिडेट राष्ट्रपति का पर्चा दाखिल करेगा वो 15,000 रुपये, ये भी क्वेश्चन आता है कि वो 15,000 रुपये कहाँ जमा करता है, तो राष्ट्रपति का प्रत्येक उम्मीदवार जो है वो 15,000 की जमानत राशि जो है RBI में जमा करेगा। अब ये 15,000 रुपये की जो जमानत राशि है ये किस कंडीशन में जब्त की जाती है या फिर इसको वापस किस कंडीशन में किया जाता है, तो अगर राष्ट्रपति का उम्मीदवार कुल पड़े मतों का, कुल वैध पड़े मतों का अगर 1/6 भाग प्राप्त कर लेता है तो यह जमानत राशि उसकी क्या कर दी जाती है, वापस कर दी जाती है। अगर कोई कैंडिडेट जो कुल पड़े वैध मतों का 1/6 भाग नहीं प्राप्त करता तो उस कंडीशन में इसकी जमानत राशि क्या कर दी जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। तो उसी को कहा जाता है कि फलाने की जमानत क्या हो गई, जब्त हो गई। जबकि ज़्यादातर गांव क्षेत्रों में जो लोग नहीं जानते उसका यही अर्थ लगाते हैं कि ग्राम प्रधानी में जो भी जमानत राशि निर्धारित है और वो कुल पड़े मतों का उतना हिस्सा नहीं प्राप्त कर पाता तो फलाने की जमानत जब्त हो गई। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि अब फलानवा जो है वो कभी आपका चुनाव नहीं लड़ेगा। तो यहाँ चुनाव नहीं लड़ने पे प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। यहाँ पे जमानत जब्त का मतलब कि उस राशि को क्या कर दिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। और अगर वो कुल पड़े मतों का उतना भाग प्राप्त कर लेता है और चुनाव भले हार जाए तो उसके हारने के बाद भी उतना मत प्राप्त कर लिया तो उसकी जमानत राशि क्या कर दी जाती है, वापस कर दी जाती है। तो इस तरीके से इसमें एक क्वेश्चन जो बनता है वो किस पर बनता है, तो वो बन जाता है आपका जमानत राशि पर।
और ये जमानत राशि कितनी निर्धारित है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जमानत राशि 15,000 रुपये, और ये राशि कहाँ पर जमा करेगा? आरबीआई में जमा करेगा। उसके बाद से अब अगला जो क्वेश्चन इस पे बनता है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार हेतु चुनाव प्रचार हेतु कितना समय दिया जाता है? तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति भी अपना चुनाव प्रचार तो जरूर करता होगा। हालांकि चुनाव प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में हर पार्टी के कैंडिडेट अपना कोई ना कोई कैंडिडेट घोषित करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो भी बहुमत में पार्टी है, जिसका कि लोकसभा या राज्यसभा में बहुमत है, या फिर किसी बड़े राज्य में बहुमत उस पार्टी को प्राप्त है, तो अगर उस पार्टी ने जो भी अपना कैंडिडेट घोषित किया, तो जब उसको कैंडिडेट घोषित किया तो उसका पूर्ण बहुमत कई जगहों पर है, तो जाहिर सी बात है कि वही कैंडिडेट राष्ट्रपति का चुनाव क्या करेगा? जीतेगा। तो जो भी आपका बहुमत वाली सरकार होती है या जो विपक्ष में सरकार होती है, वो अपने अपने कैंडिडेट को क्या करती है? नॉमिनेट करती है कि हमारे जो कैंडिडेट हैं हमारे पार्टी के फलाने होंगे और हमारे पार्टी से फलाने। तो जो भी पूर्ण बहुमत में सरकार होती है, उसी सरकार को कैंडिडेट को एक तरीके से आपका राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होना सुनिश्चित होता है। तो चुनाव प्रचार करने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार हेतु कितना समय प्रदान किया जाता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार हेतु 2 सप्ताह का समय प्रदान किया जाता है। तो इस तरीके से आपका जो हाल फिलहाल में राष्ट्रपति का निर्वाचन होने जा रहा है, उसके संबंध में मैंने आपको बेसिक जानकारी टोटल दे दिया, जिसमें से कि आपका इन परीक्षाओं में भिन्न भिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगर मान लीजिए कि जैसे कि आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में अगर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो इस विवादों का निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि डॉक्टर खरे बनाम इलेक्शन कमीशन का जो केस हुआ था, जिसमें कि कुछ सीटें खाली थी, उसके बाद भी राष्ट्रपति का निर्वाचन करा दिया गया। तो उस डॉक्टर खरे बनाम इलेक्शन कमीशन में जो भी इशू पैदा हुआ था, उसका न्याय निर्णय किसके द्वारा किया गया? तो उसका न्याय निर्णय जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। तो एक क्वेश्चन ये भी आप नोट कर सकते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो ये आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन का संबंध में टोटल टॉपिक हो गया। अब जब राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाएगा, शपथ ग्रहण हो जाएगा, वोटिंग हो जाएगी, तो उस वोटिंग के पश्चात मैं आपको ये करंट अफेयर्स के रूप में क्लास प्रोवाइड करा दूंगा कि जो भी नए राष्ट्रपति बने उनके जीवन परिचय के बारे में, उन्होंने कितना वोट प्राप्त किया, उनका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन था जो कितना वोट प्राप्त किया। तो ये हम हो सकता है कि आपको 21 जुलाई को जो आपका मतगणना होगी, उसी मतगणना के पश्चात ये करंट अफेयर्स के रूप में आपके सामने क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।